हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम स्यूडो केमिकल रिएक्शंस के बारे में। स्यूडो मतलब होता है जैसे कि फॉल्स। तो जो स्यूडो केमिकल रिएक्शन है मीन्स ये हमको ऐसे फॉल्स रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन तो ओरिजिनल है बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्चुअल में स्यूडो होता है, मीन्स फॉल्स होता है, झूठा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन हायर ऑर्डर की है बट एक्चुअल दे फॉलो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन वो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स की होती हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम स्यूडो केमिकल रिएक्शन, या जैसे दूसरा स्यूडो मान लीजिए सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी ऐसे नाम दे सकते हैं। मीन्स the reactions which appears to be higher order but actually follows lower order kinetics, those are called pseudo chemical reactions. For example, जैसे एग्जाम्पल देखे यहाँ पर यदि हमने जैसे ईस्टर लिया CH3COO2H5 इथाइल एथेनोएट, ये एक तरह से ईस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। वाटर का जो लिया हुआ है क्वांटिटी ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म CH3COOH प्लस C2H5OH। दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर। अब यदि हम यहाँ पर रेट फाइंड करेंगे तो रेट इज इक्वल टू होना ये चाहिए CH3COO, C2H5 और ये वाटर। फर्स्ट पावर जो है पावर इसका भी 1 आएगा, इसका भी पावर 1 होगा, मीन्स 1 1 और 1 दोनों का सम हो जाएगा 2 के इक्वल। तो ये रिएक्शन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर की होगी बट एक्चुअल में क्या है कि जो भी हम एक्सिस में लेते हैं एक्सिस कंसंट्रेशन की वैल्यू को कांस्टेंट रख लेना है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा कि CH3COO, C2H5 ये इंटू 1 जैसे आ गया, इसका एक्सिस में है, ये एक्सिस वाले को कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। मीन्स देखिए देखने में यहाँ पर ये लग रहा था कि फर्स्ट और फर्स्ट मीन्स सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, लेकिन एक्चुअल जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। 1 लिखे या ना लिखे चलेगा वहाँ पर। तो दिस रिएक्शन जो which appears to be of second order but actually it is the reaction of first order, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये स्यूडो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो जब भी हम इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर एक रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो, दूसरे का कंसंट्रेशन बहुत ही हायर लिया हो, हाई से हाई लिया गया हो, उसके कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तब हम इसके कंसंट्रेशन के वैल्यू को कांस्टेंट रख लेंगे, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट मिलाने के बाद या रिएक्शन होने के बाद भी उसके कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लेंगे और जो रेट होगा वह एक ही मतलब यहाँ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या दूसरे रिएक्शंस हैं, वो भी जहाँ पर एक्सेस में लिया गया है सभी में आपको वाटर का कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर लेंगे। तो ये थे स्यूडो केमिकल रिएक्शन। और स्यूडो केमिकल रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे किस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जैसे डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज हो जाती है, ऑलमोस्ट जो ऑल ऑफ रिएक्शंस हैं उनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक मिक्सचर लिया पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड। पोटेशियम परमैंगनेट आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये वायलेट कलर का होता है, पर्पल कलर का पाया जाता है कंपाउंड। जैसे हम इसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये डीकलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डीकलराइज, बट एट हायर टेम्परेचर
द रेट ऑफ डीकलराइजेशन इंक्रीजेस, मतलब वहीं पर डीकलराइजेशन जो अकर्स एट ए फास्टर रेट, काफ़ी हाई स्पीड से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू जनरल अप्रॉक्सीमेट रूल, the rate of reaction or rate constant becomes almost double for every 10 degree rise in temperature। यदि हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है, या रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है। मीन्स यदि हमने मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर यदि क्या लिया है, K लिया रेट कांस्टेंट, तो वही T+10 पर 2K के इक्वल हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाता है। क्या टेम्परेचर, इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस टू द रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू, जैसे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, रेट कांस्टेंट एट T+10 मीन्स 10 डिग्री बढ़ा दिया गया है, अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। रेट कांस्टेंट क्योंकि हमें ये बताता है कि रिएक्शन जो है कितना फास्ट चल रहा है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन, तो रिएक्शन जो है फास्ट होगी। अब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, टेम्परेचर हमने बढ़ाने से ऐसा क्या बढ़ गया कि जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कॉलिजन। दो फैक्टर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट, एक होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और एक इफेक्टिव कॉलिजन। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स अकर्स पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हो रहे हैं उसे हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और दूसरा है इफेक्टिव कॉलिजन, मतलब द कॉलिजन्स इन विच ए रिएक्टेंट बाय कोलाइडिंग विद another reactant or with the same reactant same molecules converted into products are called effective collision। मतलब दो रिएक्टेंट हैं लेकिन दो रिएक्टेंट में यदि वो कोलाइड तो हो रहे हैं, यदि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वह इनइफेक्टिव कॉलिजन कहलाएगा, मीन्स वह इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। लेकिन यदि वह दोनों रिएक्टेंट आपस में कोलाइड होकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं then the collision is called effective collision। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि वाई द रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम ये मान के चले कि यहाँ पर या तो हमने दोनों को बढ़ाया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, या फिर कोई एक बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने का कारण है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि हम ये मान के चले कि सिर्फ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज द ओनली रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ एक यही कारण है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का, देन ये ऑब्जर्व किया गया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड हेंस द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम आल्सो कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और डिनोटेड बाय Z, दिस इज आल्सो इंक्रीजेस। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव विद ग्रेटर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे, लेकिन हम मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, उसकी एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने एनर्जी को कांस्टेंट किया हुआ है, सिर्फ स्पीड बढ़ा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ाने का मतलब है कि we only increase the speed of molecule or we only increase the number of collisions without affecting their energy। उसकी बिना एनर्जी को अफेक्ट किए, मतलब जो उसके अंदर एनर्जी है उसको हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तब ये ऑब्जर्व किया गया है कि बट दिस ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 2 to 3% फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर।
यहाँ ये ऑब्जर्व किया गया है कि हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, उस मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एनर्जी को ना इंक्रीज होने दें, तब हर 10 डिग्री राइज करने पर टेम्परेचर ये रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से 3% ही इंक्रीज करता है। जबकि हमने रूल के अकॉर्डिंग ये पढ़ा है कि हर 10 डिग्री राइज होने पर टेम्परेचर ये रेट ऑफ रिएक्शन को जस्ट डबल कर देता है। तो फिर इसका दूसरा कारण, इसका मतलब है कि इट इज नॉट अ ओनली रीजन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दूसरा जो जिस पर डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन्स को यदि हम, इफेक्टिव कॉलिजन मतलब द कॉलिजन्स which actually produce the product या the collision by which a reactant can converted into product is known as effective collision. For effective collision, अब effective collision कब होगा? When the colliding molecule must have more than or equal to certain minimum amount of energy called threshold energy. कम से कम उस मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच ए मॉलिक्यूल कैन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मतलब जहां पर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट होने के लिए कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। मीन्स यदि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है तो वह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और फिर इस तरह के मॉलिक्यूल यदि कोलाइड होते भी रहें, उनका हम नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ा भी दें, मीन्स कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दें, तब भी वो कॉलिजन्स इफेक्टिव कॉलिजन नहीं कहलाएगा और इफेक्टिव कॉलिजन्स नहीं होगा। लेकिन यदि हमने संख्या इफेक्टिव कॉलिजन्स की बढ़ाई, इफेक्टिव कॉलिजन मतलब वे कॉलिजन जिनसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही ऑब्जर्व किया गया है। It observed that on increasing the temperature, if number of effective collisions increases, then the rate of reaction becomes almost double for 10 degree rise in temperature. 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर यह होता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होती है, जिससे हर एक मॉलिक्यूल मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पजेस एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से बढ़ जाती है। तो फाइनली यदि देखा जाए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो यदि कंक्लूड किया गया है, द रेट ऑफ रिएक्शन विद द राइज इन टेम्परेचर इज जो है मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। ये किसकी वजह से होता है? मेनली कॉलिजन्स की संख्या बढ़ने से नहीं हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या यदि बढ़ रही है तभी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि हम इसमें क्या बढ़ा रहे हैं? 10 टेम्परेचर बढ़ाने पर इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ रहे हैं, ना कि ओनली कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हालांकि दोनों बढ़ते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन भी बढ़ रहा है और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो इन दोनों में से मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है इफेक्टिव कॉलिजन्स की संख्या का बढ़ना। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है। और इसके आगे हम कुछ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से किस तरह से यूज करके उसको हम के का वैल्यू या दूसरे अदर जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में देखते हैं एक दो क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट ऑफ 0.0051 मिनट इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट दिया गया है, एंड इफ वी बिगिन विथ 0.10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, what concentration of reactant will remain in solution after 3 hours? 3 घंटे के बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रिमेन रहेगा, बचेगा? तो क्या फाइंड करना है? और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें मीन्स यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यदि हम गिवन देखा जाए तो रेट कांस्टेंट दिया गया है 0.0051 मिनट इनवर्स, और कंसंट्रेशन मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है 0.10 मोलर। अब ये पूछा गया है
टाइम दिया गया है 3 आवर्स, तो 3 इंटू 60 मीन्स, क्योंकि ये मिनट इनवर्स में है इसलिए हम यहाँ पर भी इसको भी 3 आवर्स को मिनट में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 180 मिनट लिख लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कितना कंसंट्रेशन बचेगा मीन्स आर की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, रेट कांस्टेंट। हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, K दिया गया है 0.0051, 2.303 बाई टी, टी दिया है 180, लॉग आर नॉट की वैल्यू भी है 0.10 अपॉन आर। ये आर हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, मींस लेफ्ट कंसंट्रेशन है, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना है इसी को ही कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पूरी वैल्यू, क्योंकि ये लॉग के साथ है तो ये दोनों एक साथ रहेगा, तब ये वैल्यू हो जाएगी लॉग 0.10 अपॉन आर इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0051 इंटू 180 अपॉन 2.303। इसके बाद इस पूरे को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा लॉग 0.10 आर 0.3986। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.3986। अब ये 3986, अब हमें यहाँ पर ये लॉग दिया गया है, सिर्फ चाहिए किसकी वैल्यू है, आर की, और दिया गया है लॉग के साथ। तो ये लॉग हटाने के लिए दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइड ही लेना पड़ेगा। तो लॉग और एंटी लॉग ये तो हट जाएगा 0.10 अपॉन आर, ये बचेगा, और ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.3986। इसका हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे 0.3986 का, तो वैल्यू मिलेगी 0.10 अपॉन आर, ये है 2.504। ये इस एंटी लॉग का वैल्यू है 2.504। ये आपके क्वेश्चन में मतलब दिया भी हो सकता है या पेपर के शुरुआत में भी ये वैल्यूज दी हुई सकती हैं जहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। अब हम आर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आर इज इक्वल टू 0.10 अपॉन 2.504 एंड इज इक्वल टू 0.04 मोलर। मोलर मतलब है मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन रिमेन आफ्टर 3 आवर्स इज इक्वल टू 0.04 मोलर मीन्स मोल पर लीटर। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन कितना बचेगा, या बचेगा तो इनिशियल कितना था, ये सभी वैल्यूज को हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 20% कंप्लीट हो जाती है 10 मिनट में। देन कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 75% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, इसे कैलकुलेट करना है। तो वैसे भी जनरल यदि हम देखें, जैसे 10 मिनट में 20 मीन्स ये हो गया कि 10 मिनट में 20%, फिर अगले 10 मिनट में और 20%, अगले 10 मिनट में और भी 20%, तो 60% हो गया, और अगले 10 मिनट में और 20%, मतलब 40 मिनट में तो ये 80% हो जाएगा। यदि हमें 75% निकालना है तो 5% कम हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2.5 हिस्सा कम हो जाएगा 3, क्योंकि ये हो जाएगा 7.5 में 15%। तो
तो इस तरह से ये हो जाएगा 70। मीन्स यहाँ पर जो टाइम आया है, यदि हम जनरल ऐसे ही कैलकुलेट करें कि इतने परसेंट इतने में हो रहा है, तो ये देखिए टाइम आ रहा है 37.25 मिनट। इतने मिनट में 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। मीन्स जो टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज एक्सटेंडेड, वह बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाएगा। तो अभी 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जैसे फर्स्ट केस ले लें। ये फर्स्ट केस मतलब 20% और 10 मिनट। फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303/T log R0 अपॉन R। 20% मतलब इनिशियल यदि हम मान लें R0 इज इक्वल टू 100, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% कंज्यूम हो चुका है। मीन्स बचा हुआ कितना है, 100 माइनस 20, 80 बच गया। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लेट करके है, लेट R0 इज इक्वल टू हमने माना A। यदि 100 नहीं लिया है तब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A ले लिया। अब A का 20% हम माइनस कर देंगे, तो A माइनस A का 20% मीन्स 100 माइनस 20A मीन्स 80A बाई 100, इस तरह से आ जाएगा। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 0.808। ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और वो भी रख सकते हैं, दोनों ही केसेस में चलेगा। अभी जैसे देखिए हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है 10 मिनट कि हम इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें यदि 75% के लिए फाइंड करना है कि 75% कितने में कंप्लीट होगा, तो टाइम निकालना है, के का वैल्यू लेके जरूरत पड़ेगा। इस के वैल्यू को हम फाइंड करेंगे फर्स्ट केस से। k इज इक्वल टू 2.303, टाइम दिया गया है 10 मिनट, log 100 अपॉन 80, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पर 2.303/10 log 8 बन जाए 8, 2 है 6, 16, 4, 1.25। अब 1.25 2.303 या 10 से डिवाइड कर दें तो 0.2303 इंटू log 1.25 की जो वैल्यू होगी, ये log 1.25 की वैल्यू है 0.0969। ये log 1.25 का हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम ओवरऑल यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो k का वैल्यू मिलता है 0.0223, के मिल गया 0.0223 मिनट इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कांस्टेंट। अब हम ये सेकंड केस लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें के मिल चुका है और पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के भी कांस्टेंट होगा। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2.303/K log R0 अपॉन R। इसमें वैल्यू रख देंगे 2.303, K का वैल्यू है 0.0223 log R0 तो 100 ही रख लेंगे। R कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, 75, तो बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25। मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 2.303/0.0223 इंटू log 4, और log 4 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0.6021
ये log 4 की वैल्यू है। और ओवरऑल यदि हम जब टाइम इसका कैलकुलेट करेंगे 62.18 मिनट, तो वैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे 37.5 मिनट, ठीक है, जबकि एक्चुअल टाइम लगा 75% कंप्लीट होने में 62.18 मिनट। तो ये काफ़ी ज़्यादा है हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी बाद में स्लो हो गई, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। तो इस तरह से यदि ये 50% का दिया गया है तो यहाँ 50% के लिए से हम K निकाल लेंगे, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हाफ लाइफ का, K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ। तो K वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कोई भी परसेंट दिया हो वहाँ से किसी भी परसेंट के लिए रेट टाइम या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। एक एग्जांपल और देखें, जैसे देखिए क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट 0.25 ग्राम वाज लेफ्ट आफ्टर 5 ईयर्स। 10 ग्राम लिया था इनिशियली और 5 साल के बाद 5 ईयर्स के बाद 0.25 ग्राम बचता है। कैलकुलेट, फर्स्ट है रेट कांस्टेंट फॉर द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सेकंड है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना अमाउंट बचेगा या कितना बचा था। थर्ड है हाफ लाइफ, या इसी को मतलब द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द एलिमेंट टू डिके। और फोर्थ है एवरेज लाइफ ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे फर्स्ट है रेट कांस्टेंट, हम रेट कांस्टेंट, तो अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हर एक रेडियो एक्टिव जो डिके होता है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो इसे जाएगा K 2.303/T log R0 अपॉन R। तो ये हो गया 2.303/T। टाइम दिया गया है 5 इयर्स, 5 इयर्स log R0, R0 मतलब इनिशियल, तो इनिशियल को लिया गया है 10 ग्राम, ये वैल्यू 10 ग्राम है, अपॉन R मतलब जो बचा हुआ है 5 इयर्स के बाद वो लेफ्ट है 0.25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें K का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log 40। log 40 मतलब log 4 इंटू log 10 भी कर सकते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद जो K का वैल्यू मिलेगा 0.7379 ईयर्स इनवर्स। टाइम इनवर्स होता है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट। अब इसके बाद ये तो हमें मिल गया रेट कांस्टेंट, ये पूछा है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना बचा होगा ये अमाउंट। तो इनिशियल तो 10 ग्राम ही लेना है, बट टाइम पीरियड ले लेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए K सेम फॉर्मूला ही लगाना है, फिर से बस वैल्यू को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, R0 अपॉन R। K तो ऑलरेडी यहाँ से मिल गया 0.7379 2.303/T। T दिया है 1 ईयर, तो 1 ईयर रख लेंगे, इनिशियल है 10 और R हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी log 10 अपॉन R इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 0.7379 इंटू 1 अपॉन 2.303। इस पूरे को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद मिलेगा 0.3204। ये इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू मिली। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा 10/R इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3204। इसका एंटी लॉग ले लीजिए, इसका एंटी लॉग लेने से जो वैल्यू मिल जाएगी 2.09। तो 10/R इज इक्वल टू 2.09। R इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन 10/2.09 और 4.785 डिवाइड करने पर
मीन्स 1 ईयर के बाद जो बचा हुआ अमाउंट था उस एलिमेंट का वो है 4.785 ग्राम बचा था। बाकी मतलब 10 में से इसको माइनस कर देंगे तो लगभग जो वैल्यू 5.2 करीब जो भी आएगा वो मतलब डिके हो चुका है, वो डिकम्पोज हो चुका है। तो इस तरह से ये हमने लेफ्ट कंसंट्रेशन। फिर इसी तरह से इसमें पूछा गया है कि हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए भी हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वो है थर्ड के लिए T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर लीजिए तो मिल जाएगा। K का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 0.7379 आपने कैलकुलेट किया है, तो T हाफ हो जाएगा इसका कैलकुलेट करने पर। ये टाइम फॉर डीके हाफ ऑफ द एलिमेंट 0.9392 ईयर। 0.9392 ईयर्स में मतलब 50% जो है 5 ग्राम एलिमेंट डिकम्पोज हो जाएगा। इतना डिकम्पोज मतलब हो चुका है इसका। अब बाकी 50% कितना लेगा, उसका एवरेज लाइफ यदि हमें कैलकुलेट करना है तो एवरेज लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू 1 लैम्डा या 1/k। तो टाउ इज इक्वल टू 1/k का वैल्यू रख देंगे 0.7379 और ये हमें एवरेज लाइफ मिलेगा 1.3552 ईयर्स। ये इसकी एस्टिमेटेड एवरेज लाइफ है 1.3552 ईयर। तो ये उसका एवरेज मतलब ये लगभग इतने साल तक जो है एवरेज लाइफ थे। बाकी तो वो चलता रहेगा 0.25 ग्राम, क्योंकि धीरे धीरे जो है बचा ही हुआ है। लगभग जो है 1.3552 में मोस्ट ऑफ द जो रिएक्टेंट था, एलिमेंट था, वह डिके हो चुका है उसका। तो ये मेथड है इनको कैलकुलेट करने के, इस तरह से सिंपल मेथड्स है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।